जन होगा दैट इज मियोसिस। मियोसिस डिवीजन, जिसके फलस्वरूप कोशिका कितनी हो जाएंगी, 4 कोशिकाओं में बढ़ जाएगी, लेकिन वो कोशिका एक दूसरे से पृथक नहीं होंगी और ये एक तरीके से बनाते हैं स्पोर टेट्राड। स्पोर टेट्राड मतलब बीजाणु चतुष्क बनाते हैं, बीजाणु चतुष्क। और ये बीजाणु चतुष्क एक्चुअली में अब क्या हो गए, एन कंडीशन में हो गए। अब इससे ज़्यादा और हमको डेवलप करने के लिए केवल वर्बली बता देता हूँ कि इनके बीच की जो कैलोज की लेयर होती है परत, वो यहाँ पे गल जाती है और इनकी मैच्योरिटी से पहले पहले ही वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, वीक हो जाती है और ये स्पोर्स आपस में क्या हो जाते हैं, अलग। दीज आर स्पोर। ये स्पोर टेट्राड किसको विकसित करते हैं, स्पोर्स को। तो हमें फाइनली अंदर क्या मिल रहे हैं, 2n इलेटर्स और n स्पोर्स। और स्पोर्स की भी बात करें तो एक स्पोर मदर सेल से लगभग 2+ प्रभेद के और 2- प्रभेद के जो है वो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहे हैं, स्पोर्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीटली डेवलपमेंट। यस, अब इसे डायग्रामेटिकली देख लेते हैं ताकि हमको दिक्कत नहीं आएगी। मिटा देते हैं इसको, एक बार देख लो। तो डायग्रामेटिकली तरीके से इसको देखें तो यहीं से शुरू करते हैं। ये तो था वेंटर और ये था ठीक है। तो ये नेक की जैकेट थी, ये वेंटर की जैकेट है और यहाँ पे जो ही फर्टिलाइजेशन हुआ यहाँ पे एक तरीके से कैलोज प्लग और नेक जो है एक तरीके से या तो आप धीरे धीरे सूख कर नष्ट हो जाती है, ठीक है, बाद में नष्ट हो जाएगी और डेवलपमेंट स्टेज में। और ये जो है ये यहाँ पे धीरे धीरे क्या बना लेती है, पेरीगाइनियम्स, पेरिकिटियम्स, जो परी झिल्लियाँ थी, ठीक है। तो ये एक तरीके से एक्स्ट्रा कवरिंग्स, जिसको हम पेरिगिनियम कह रहे हैं, पेरिकिटियम कह रहे हैं, कैलिप्ट्रा कह रहे हैं, और उसके बाहर की तरफ हम बात जाए तो वो एक रेज या रश्मियाँ जो हैं वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। और इन सारी चीज़ों को हम एक तरीके से सीधे सीधे कह दें पेरीफाइसिस, परी झिल्लियाँ। परी झिल्लियों के रूप में ये हमको देखने को मिल रही है। अब ये क्या है, दैट इज ऊ स्पोर। ये हो गया आर्ची गोनियम वेंटर और ये पूरी की पूरी संरचना दैट इज ऊ स्पोर।
ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया एक्चुअली में, दैट इज आर्ची गोनियो 4। ये आर्चिगोनियो 4 रचना है, या ऊस्पोर है, या आर्चिगोनिया का वेंटर है, बाकी सारी चीज़ें हासित हैं। ठीक है, और ये इन्वर्टेड कंडीशन में आ चुका है। अब इस कोशिका में हम यहाँ पे पर्टिकुलर एक तरीके जो डेवलपमेंट शो करते हैं, उस डेवलपमेंट में ये तो हो गई एक कोशिका और ये हो गई दूसरी कोशिका, क्योंकि हमने यहाँ पे कौन सा विभाजन दर्शाया है, ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स डिवीजन, जिसके फलस्वरूप हमें दो कोशिकाएं मिल रही हैं। इसकी अगर अपन नाम दें तो नीचे की तरफ है, दैट इज हाइपो बेसल सेल। इसकी अगर अपन बात करें तो ये हो गया एपी बेसल सेल। हाइपोबेसल हो गया और एपीबेसल हो गया। अब इससे आगे हम बढ़े तो इसी संरचना में ये पूरी तरीके से इसको धीरे धीरे घेर लिया है कोशिकाओं ने, जब इसका फर्दर डेवलपमेंट हो रहा था। ठीक है, और इस डेवलपमेंट के दौरान ही यहाँ पे जो सेल्स बन रही थी हाइपोबेसल और इससे, तो यहाँ पे हम बना देते हैं एक टेट्राड कंडीशन। ठीक है, दैट इज टेट्राड या क्वाड्रेंट। चतुष्क। ठीक है, चतुष्क से ये संरचना कैसी हो गई, अष्टक, और अष्टक से और भी ज्यादा। ठीक है, दैट इज मास ऑफ सेल्स, कोशिकाओं का गुच्छा। अब यहाँ पे अगर अपन बात करें तो यहाँ पे हमको रेडियल, लॉन्गिट्यूडल, ठीक है, कौन सा, अनुदैर्ध्य, लेकिन कौन सा, अरीय। तो इस अरीय विभाजन के फलस्वरूप हमें जो यहाँ पे कोशिका मिलेगी वो यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर मिल जाएगी, दो प्रकार की लेयर्स के रूप में परिलक्षित हो जाएगा।
ठीक है। और ये जो लोअर सेल थी, ये नीचे वाली सेल्स क्वाड्रेंट की, ये डेवलप कर रही है किसको, फुट को इनिशियल, ये कर रही है किसको, सीटा इनिशियल, और ये दोनों की दोनों कोशिकाएं जो हैं ये बना रही है कैप्सूल इनिशियल। ठीक है, तो फुट और सीटा ये डेवलप हो रहा है। ठीक है, आगे डेवलपमेंट में जाए तो दोनों सेल्स बन गई, एक परिधीय कोशिका जिसको हम बोल रहे हैं एपीथीशियम या एक्सोथीशियम, और ये हो गया एंडोथीशियम। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया सीटा, ये हो सॉरी ये हो गया फुट, ये हो रहा है सीटा इनिशियल, और ये हो रहा है एक्सोथीशियल, और ये हो रहा है एंडोथीशियल सेल्स। अब और आगे की तरफ हम बढ़े, और आगे की तरफ हम बढ़े
तो यहाँ पे और नामों की जरूरत नहीं है, दैट इज सीटा, ये हो वो सॉरी ये हो गया फुट, ये हो गया सीटा, और यहाँ पे अगर अपन बात करें तो ये हो गया इसका बाह्य आवरण। तो तीन चीज़ें यहाँ पे केवल लिख देता हूँ मैं, ये रहा फर्स्ट इज कैप्सूल, जैकेट या वॉल, ये तो हो गई कैप्सूल की जैकेट या वॉल, ठीक है। दूसरा अगर अपन बात करें, ये हो गया फुट, ये हो गया सीटा, ये स्पेरिफाइसिस है ही बाहर के। इसकी हम बात करें तो इसको हम नाम देंगे दीज आर स्पोरोजीनस, टिश्यूज, स्पोरोजीनस टिश्यूज। स्पोरोजीनस टिश्यूज नाम देंगे। और इस स्पोरोजीनस टिश्यूज में दो प्रकार की कोशिकाएं हैं, जो बंदे प्रकार की हैं, आकार में छोटी हैं लेकिन इलोंगेटेड हो जाएंगी बाद में दीर्घीकरण, वो मतलब डिपोजिशन करके, और क्या बनाएंगी, इलेटर मदर सेल्स, और जो फर्टाइल सेल्स हैं वो बनाएंगी स्पोर मदर सेल्स। इलेटर सेल्स जो है वो बनाएंगी इलेटर्स, और जो स्पोर मदर सेल्स हैं वो बनाएंगी स्पोर्स। तो इस संरचना में इतना ही। एक डायग्राम और हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, इसी को ही परिलक्षित कर देता हूँ। सेम डायग्राम में से स्पोरोजीनस टिश्यूज को तो हटा देंगे, ठीक है, और जो ये सेल्स हमको दिखाई दे रही हैं इनको तो हम बताएंगे स्पोर मदर सेल्स। और ये थोड़ी लंबी जो सेल्स हैं, इलोंगेटेड दिखाई दे रही है, पतली हैं, ठीक है, इन सेल्स को हम यहाँ पे क्या दिखाएंगे, इलेटर मदर सेल्स। बस इतना सा। तो जो पतली कोशिकाएं हैं दीज आर इलेटर मदर सेल्स, और जो गोल कोशिकाएं हमें दिखाई दे रही है वो हमारी हो जाएंगी स्पोर मदर सेल्स। और इसके बाद जो हमारा डायग्राम जाता है वो ये रहा फाइनल। तो ये हो गई डेवलपमेंट स्टेजेस किसकी, स्पोर की। अब पहले ही बता दिया था कि जब मैच्योरिटी आएगी तो स्टैक बहुत तेज़ी से, या जो सीटा है वो बहुत तेज़ी से वृद्ध हो जाएगा, और ये सारे के सारे जो आवरण हैं चारों, इन्हें रैप्चर करके कैप्सूल बाहर आ जाता है। नमी या आर्द्रता ग्रहण करके अंदर के जो इलेटर सेल्स हैं उनके दाब की वजह से और स्पोर टेट्राड्स के खुल जाने की वजह से अंदरूनी जो प्रेशर है, जिसके कारण यहाँ पे स्पोर कैसे खुलेगा, छिद्र के रूप में खुलेगा कुछ स्पीसीज में, लेकिन मैक्सिमम क्या होता है कि इसकी जो बाहर की दरारें हैं वो सेल्स ओपन हो जाती हैं, ठीक है। तो दरारों के रूप में, मतलब एक दरार, कैसी दरार, यहाँ टॉप से एंड की तरफ, ये 2 3 इस तरीके से इस क्या बनती हैं, दरारें, और उन दरारों से जो है ये क्या होता है, खुलता है, ठीक है। और इसमें से जो स्पोर्स हैं वो वाटर के द्वारा क्या हो जाते हैं, बाहर गिर जाते हैं। तो अगर अनुकूल परिस्थिति होती है तो ये अंकुरित होकर नए थैलस को डेवलप करते हैं जो कि हैप्लॉइड होगा और गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर ये नहीं होते हैं, ठीक है, मतलब जल में गिरते हैं और अनुकूल परिस्थिति नहीं होती, तो ये लगभग 1 वर्ष के लिए या मैक्सिमम 2 वर्ष के लिए चिरकालिकता भी परिलक्षित करते हैं या शो करते हैं। और ये इस परसिस्टेंट पीरियड में ये अनफेवरेबल कंडीशन के जो पीरियड्स हैं उनको रोकते हैं और फेवरेबल कंडीशंस जो है उनमें आने के बाद डेवलपमेंट करते हैं। तो ये कंप्लीट है क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइट जनरेशन, ठीक है। तो इसमें स्पोरोफाइट की संरचना हो गई, स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट स्टेजेज होगी। अब हमारे मार्केंसिया में लास्ट पॉइंट जो है वो यहाँ पे बचता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किसका, ब्रायोफाइट में मार्केंसिया का, पीढ़ी एकांतरण। तो यहाँ हम स्पष्ट शब्दों में ये कह सकते हैं कि हाँ, मार्केंसिया जो है उसमें स्पष्ट पीढ़ी एकांतरण देखने को मिलता है या स्पष्ट पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। अब पीढ़ी एकांतरण की हम बात करें तो पीढ़ी एकांतरण इस मीन्स में कि हमने गैमेटोफाइट की स्ट्रक्चर को देख लिया, आंखों से दिख रही है, मैक्रोस्कोपिक है और क्या बोलते हैं, वृहद जीवन काल, मतलब एक तरीके से स्थायी जीवन काल जो है उसको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दूसरा अगर अपन बात करें स्पोरोफाइट की भी, तो स्पोरोफाइट हमें देखने को मिल रहा है, जीवन काल में परिलक्षित है, मैक्रोस्कोपिक है, सब कुछ है, लेकिन ये एक तरीके से अल्पकालिक भी है और गैमेटोफाइट के ऊपर ही क्या है, डिपेंडेंट है, स्वतंत्र इसका अस्तित्व देखने को नहीं मिलता है। फीमेल गैमेटोफाइट से ही तो जुड़ा हुआ है ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखने को जरूर मिल रहा है लेकिन स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, अल्पकालिक है। अब 2 चीज़ें देखने को मिल रही है, इसलिए हाँ हम कह सकते हैं कि मार्केंसिया के अंदर हमें
क्या देखने को मिल रहा है, पीढ़ी एकांतरण देखने को मिल रहा है। तो उसी चीज को हम यहाँ पे डायग्रामेटिकली शो करते हैं। तो हमारा टॉपिक हो गया मार्केंशिया लाइफ साइकिल या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, तो एक बार इसको डायग्रामेटिकली बना लेते हैं साइकिल्स में, तब हमको आसानी से और समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया गैमेटोफाइट थैलस। जो कि रिप्रेजेंट होता है किससे, एन से। ठीक है, मैक्सिमम स्पीसीज पॉलीमॉर्फ हम पढ़ रहे हैं, तो ये एक तरीके से कैसा है, मोनोइसियस है। एक ही थैलस के ऊपर दोनों के दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं डेवलप हो रहे हैं। तो इन फेवरेबल कंडीशंस ये यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो प्रदर्शित करते हैं कई तरीकों से। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कई तरीकों की अगर अपन बात करें तो नॉर्मल कंडीशन में सबसे मेन अगर अपन बात कर रहे हैं तो बाई फ्रेगमेंटेशन भी यूज में ले सकते हैं, या बाई रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन की जगह रीजनरेशन कर देते हैं। एक तरीके से पुनरुद्भवन। ठीक है, दूसरा अगर अपन बात करें तो बाई एपिकल या परसिस्टेंट एपेक्स। परसिस्टेंट एपेक्स सीड्स मतलब चिरकालिक सीड्स के रूप में। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो बाई ट्यूबर्स, ये भी एक इसका तरीका था। ठीक है, उसके अलावा और भी कई सोर्स अगर अपन यहाँ पे यूज में लें। अब इन सारी चीज़ों के बाद जो सबसे मेन इसका आ रहा है उसके लिए हम कह सकते हैं कि बाई गैमा। इसे अलग ही ब्लू कलर में शो कर दिया है। तो ऐसे बहुत सारे हैं, फ्रेगमेंटेशन भी ऐड कर सकते हैं, उसके अलावा राइजोइड्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं, थैलस की एडवेंटिटियस ब्रांचेज के लिए भी हम इसमें शो कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टाइप जो है यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन हमने यहाँ पे जो 4 पढ़े वही यहाँ पे नाम लिख रहे हैं। तो रीजनरेशन का मतलब तो हो गया किसी भी कारण से अगर थैलस का कोई भाग टूटता है तो वो अलग होकर नया थैलस डेवलप करने की क्षमता रखता है, लेकिन शर्त यह है कि वो ओल्ड हो और दूसरा उसके अंदर एक तरीके से ग्रोइंग पॉइंट हो, ये बहुत ज़रूरी है उसके अंदर। दूसरा परसिस्टेंट एपेक्स, जिसमें शीर्षस्थ भाग जो है वो परसिस्टेंट होता है क्योंकि स्केल से आवृत होता है, और वो अवस्था जो है उसमें एपिकल जो एक तरीके से मुग्धाकार या गुंबद के आकार का जो एपिकल सेल है जो कि विभाजनशील होती रहती है, अगर वो सेफ है और उसके न्यूट्रिएंट मिलते रहते हैं तो
अनुकूल परिस्थितियों में विभाजित होकर नए थैलस बना सकती है। ट्यूबर्स विशेष परिस्थितियों में बनते हैं जो कि एपिकल नोच के ऊपर बनते हैं और ये जटिल मोटी भित्ति युक्त व रिजर्व फूड मटेरियल्स युक्त कोशिकाएं होती हैं जो कि विषम परिस्थितियों को झेलकर अनुकूल परिस्थितियों में पुनः क्या कर सकती है, विभाजन करने में सक्षम होती है। गैमा की हम बात करें तो गैमा कप जो हैं वो एक विशिष्ट वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, थैलस के डॉर्सल सतह के ऊपर एक विशेष संरचना या अतिवृद्धि के रूप में डेवलप होती हैं और उनकी आधारीय कोशिकाओं से एक विशेष स्पोर लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होती है। दीज आर गैमा। ये चपटे, द्वि अवतल और खांचनुमा संरचना होती है और प्रत्येक गैमा के अंदर 2 जर्मिनेशन पोर होते हैं, जनन छिद्र होते हैं और ये अनुकूल परिस्थितियों में एक गैमा स्पोर जो है वो क्या करता है, 2 नए संतति थैलस को डेवलप करने की क्षमता रखता है। अर्थात एक गैमा स्पोर से 2 जो हैं वो संतति थैलस डेवलप होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो इनके अंदर नहीं पाया जाता एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें नहीं पाया जा रहा है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमने यहाँ पे दर्शा दिया इन फेवरेबल कंडीशंस। वेजिटेटिव रिप्रो। अब आइए दूसरी स्टेज में। दूसरी अवस्था के अंदर गैमेटोफाइट थैलस हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। प्लांट थैलस जो है वो कैसा है, इसका मेनली गैमेटोफिटिक, और गैमेटोफिटिक थैलस जो है वो अपने ऊपर धारण करता है 2 सेक्स ऑर्गन्स। तो थैलस सेम ही है, अलग नहीं है। पॉलीमॉर्फा की बात करें तो कुछ स्पेशल जो थैलस है वो डायोसियस है। प्रत्येक थैलस जो है मेल और फीमेल के रूप में रिप्रेजेंट होता है। मेल थैलस पे आर्चिगो एंथीडियम और फीमेल थैलस के ऊपर आर्चिगोनिया जो है वो डेवलप होती है। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो एपिकल नोच पर डेवलप हो रहा है N3DO4 सीड्स। जो नोच है, खांच है, उसके ऊपर एक विशेष संरचना डेवलप हो रही है जिसे हम यहाँ पे बोल सकते हैं पुनधानी धर। पुनधानी धर। पुनधानी धर के ऊपर खांच के अंदर जो पालियां हैं, प्रत्येक पाली में 1 या 2 जो खांच है उनके अंदर डेवलप होते हैं क्या, एंथ्रीडियम। किस में डेवलप होते हैं, एंथ्रीडियल चैम्बर्स में। दीज आर नोन एज पुनधानी। ठीक है। पुनधानी जो है वो अपने ऊपर क्योंकि यहाँ पे अर्धसूत्री नहीं होगा, सारी की सारी चीज़ें कैसे गैमेटोफाइट है, तो पुनधानी जो है वो अपने ऊपर डेवलप करती है एक तरीके से एंथोजॉइड या एंड्रोगोनियल मदर सेल। और एंड्रोगोनियल मदर सेल जो है वो यहाँ पे डेवलप करते हैं एंथोजॉइड्स। एंथोजॉइड्स कैसे हो गए, पतले सर्पिलाकार द्विकशाभिक केंद्रक युक्त। एक क्लोरोप्लास्ट होता है, संचित भोजन उसके अंदर पाए जाते हैं, के द्वारा क्या बोलते हैं, एक मोटाइल या गतिशील संरचना होती है, जिसके लिए हम यहाँ पे कह सकते हैं एंथोजॉइड्स के लिए दीज आर
मेल गैमीट ये नर युग्मक को परिलक्षित कर रहे हैं। दूसरी ओर आइए, दीज आर आर्ची गोनियो 4 स्त्री धानी धर। आर्चिगोनियो 4 स्त्री धानी धर। ये जो स्त्री धानी धर है ये अपने अंदर डेवलप करता है एक तरीके से एक ही सेल को, दैट इज एग मदर सेल, केवल एक सेल, ठीक है। और ये एक सेल जो है ये डेवलप करती है एग, जिसको हम ओव्यूम भी कह देते हैं। और ओव्यूम के लिए अगर अपन कहें, एक सेकेंड, ये हमारा सेकेंड दैट इज आर्चिगोनिया, तो लिखा ही नहीं हमने। आर्चिगोनियम स्त्री धानी एग। दैट इज जायगोट। दोनों के बीच में कौन सा? ओगैमस फर्टिलाइजेशन। ओगैमस फर्टिलाइजेशन। ठीक है, यहां तक का नॉर्मल। अब इससे आगे अगर हम बढ़े, ओगैमस फर्टिलाइजेशन। अब जायगोट। जायगोट जो है अपने चारों तरफ रक्षी परत कर लेता है इकट्ठे। दीज आर oospore। ठीक है, अब ये oospore जो है वो फर्दर डेवलपमेंट करता है किसका? स्पोरो। स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम को हम कह सकते हैं बीजाणु धानी। ठीक है, स्पोरेंजियम में दो प्रकार की सेल्स डेवलप हो रही हैं। इलेटर मदर सेल्स एंड स्पोर मदर सेल्स। यहाँ अगर अपन इसके लिए लिखें तो दीज आर स्टेराइल, बंद, लेकिन 2n। ये कैसी हैं? फर्टाइल, लेकिन ये भी कैसी हैं? 2n। ये जीवनसम है, ये फर्टाइल है। ठीक है, स्पोर मदर सेल्स जो हैं वो डेवलप करती हैं स्पोर टेट्राड।
स्पोर टेट्राड इज एन, और स्पोर टेट्राड से डेवलप होता है स्पोर, ये भी कैसा है एन, और आफ्टर जर्मिनेशन, ठीक है, और ये हो गया इनमें जर्मिनेशन इन फेवरेबल कंडीशंस। और जो इलेटर सेल्स थी वो इलेटर मदर सेल्स जो है वो बना रही हैं इलेटर, जो कि कैसी हैं 2n, और ये इलेटर जो है वो स्पोर्स के साथ में, स्पोर्स के साथ जर्मिनेशन में नहीं, वो केवल स्पोर्स के डिस्पर्सल, डिस्पर्सल में क्या है सहायक हैं, ये बंद प्रकार की कोशिकाएं हैं और स्पोर्स के डिस्पर्सल में क्या हो गई हैं सहायक हो गई हैं, ठीक है। और स्पोर जो है परिस्थिति अनुकूल आने पर क्या करता है, नया थैलस जो है डेवलप करने की क्षमता रखता है, और इलेटर सेल्स जो हैं वो क्या हो जाती हैं नष्ट हो जाती हैं। अब इस पूरी संरचना में अगर अपन कहें तो 2n 2n 2n, यहाँ ये रहा स्पोर टेट्राड, या इसको अंदर की तरफ ले लेते हैं, स्पोरेंजियम, ठीक है, इसका मतलब हो गया बीजाणु धानी, जो कि फुट, सीटा और कैप्सूल में विभेदित है। स्पोरेंजियम के अंदर जो है वो डेवलप होते हैं स्पोरो जीनस टिश्यूज, स्पोरो जीनस टिश्यूज, स्पोरोजीनस टिश्यूज। स्पोरोजीनस टिश्यूज जो हैं वो यहाँ पे दो वेरिएंट्स डेवलप करते हैं, दीज आर स्पोर मदर सेल्स, ठीक है, सेल्स जो कि क्या है फर्टाइल 2n, ये हो गया इलेटर मदर सेल्स जो कि कैसी हैं स्टेराइल, ये हो गई 2n। इलेटर मदर सेल्स, ठीक है, स्पोर मदर सेल्स, इलेटर मदर सेल्स। अब स्पोर मदर सेल्स यहाँ पे क्या बना रही हैं, क्योंकि यहाँ अगर अपन लिखें तो मियोसिस डिवीजन, ठीक है, मियोसिस डिवीजन, मियोसिस डिवीजन से स्पोर टेट्राड जो कि कैसे हो गया अब एन, स्पोर टेट्राड से क्या बन रहा है स्पोर, और स्पोर जो है वो क्या हो रहा है जर्मिनेट,
और इलेटर मदर सेल्स जो है वो क्या बनाती हैं, इलेटर, जो कि कैसे हैं 2n है और स्ट्राइलर वो स्पोर्स के डिस्पर्सल में मदद कर रही है। अब यहाँ पे अगर अपन कहें तो ये रहा n, ठीक है। इस पूरी अवस्था की अगर अपन बात करें तो दैट इज गैमेटोफाइट, ठीक है, गैमेटोफाइट फेज। और गैमेटोफाइट फेज के लिए हम ये कह सकते हैं कि दैट इज लॉन्ग लिंक या डोमिनेंट, ठीक है। और कैसी है, एन, डोमिनेंट भी है, लॉन्ग लिव भी है और कैसी है, एन कंडीशन में है। वहीं अगर अपन इसकी बात करें तो दैट इज स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट फेज जो कि एक तरीके से डोमिनेंट नहीं है, कैसी है, रिसेसिव या शॉर्ट, लिव, रिप्रेजेंट बाय 2n, क्लियर। और इसी में अगर अपन बात करें इसी में अगर अपन कहें तो इसको ये भी कह सकते हैं कि दैट इज एक तरीके से पैरासाइट या डिपेंडेंट, ऑन गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट है। और ये तो एक तरीके से फर्टिलाइजेशन है ही, तो इसको तो हम स्पोरोफाइट भी नहीं कह सकते, दैट इज फर्टिलाइजेशन स्टेज। तो यहाँ हम इसके पीडीए का अंतरण के लिए कह सकते हैं कि हाँ, इसमें पीडीए का अंतरण पाया जाता है। मुख्य या डोमिनेंट फेज जो है वो हमें यहाँ पे कौन सी देखने को मिल रही है, हैप्लॉन्टिक। तो हम लाइफ साइकिल ऑफ मार्केंसिया एज कैसी होगी, हैप्लॉन्टिक, ठीक है। दूसरा इसमें अवस्था हमको इसके बाद में डिप्लॉन्टिक भी देखने को मिल रही है, जो फुट सीटा कैप्सूल में डिवाइडेड है, स्पोर्स डेवलप होते हैं, चिरकालिक अवस्था दिखा रहा है और फिजिकली अपीयरेंस है, इसलिए दैट इज डिप्लॉन्टिक। हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, अगुणित द्विगुणित की, अगुणित द्विगुणित की जीवन चक्र। आउटलाइन डायग्राम ऑफ मार्केंसिया हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है।
अब जैसे अगर अपन इसकी व्याख्या की बात करें कि इसकी व्याख्या किस रूप में की जाती है, कि कैसे हम इसकी व्याख्या को समझाएं, ठीक है, तो उन सारी चीज़ों में हम यही कह सकते हैं कि अनुकूल परिस्थिति में ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है इस फॉर्म में, ठीक है, तथा प्रतिकूल परिस्थितियों में या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो मोनोइसियस हैं थैलस, उनके अलग अलग ब्रांचेज के ऊपर अलग अलग सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, और अगर डायोइसियस है तो प्रत्येक थैलस ही अलग अलग होगा मेल और फीमेल के रूप में। तो मेल ब्रांच के ऊपर जो है एंथ्रीडियोफोर बीजाणुधानी धर डेवलप होता है, और फीमेल के ऊपर जो है आर्चिगोनियोफोर मतलब स्त्रीधानी धर डेवलप होता है। इनके सीड्स की पालियों के ऊपर जो लीनियर पोजीशन है या सीड्स के पीछे की ओर रेखीय क्रम के अंदर जो एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम खांच के अंदर डेवलप होती है, जिन्हें हम बोलते हैं आर्चिगोनियम चैम्बर, या इसको हम बोलते हैं एंथ्रीडियल चैम्बर। इनके अंदर संख्या में एक, जोड़े में नहीं होता या ग्रुप में नहीं होता, एकल रूप में जो है एंड्रोगोनियल सेल्स या मदर सेल्स जो कि डेवलप करती हैं यहाँ पे एंथोजॉइड्स पुमड़ू, और उसी प्रकार से आर्चिगोनिया जो है वो डेवलप करता है यहाँ पे फीमेल गैमेट एग। दोनों के बीच में वाटर नेसेसरी है फर्टिलाइजेशन के लिए, ऊगेमस टाइप का यहाँ पे फर्टिलाइजेशन देखने को मिल रहा है, और इस फर्टिलाइजेशन के सब फलस्वरूप यहाँ पे क्या डेवलप हो रहा है, जायगोट। अभी तक सब कुछ फीमेल आर्चिगोनिया में डेवलप हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जायगोट के डेवलप होते ही यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एल्गीज के समान ब्राइफाइट्स जो है उसके अंदर जायगोट जो है वो रेस्टिंग फेज शो नहीं करता है, ये डायरेक्ट किस में चले जाता है, विभाजन अवस्था में। तो ये अपने ऊपर चारों तरफ आवरण सीक्रेट करता है, दैट इज oospore, और इस दौरान यहाँ पे आर्चिगोनिया जो है वो पूरी तरीके से क्या हो जाती है, इन्वर्टेड, और ये थैलस के डॉर्सल सतह की जगह अब कहाँ जाती है, घूमती हुई वेंट्रल सतह पे। इसकी वजह से इसकी स्वरूप जो है वो इरेक्ट होने की जगह कैसा हो जाता है, लटका हुआ दिखाई देने लगता है। हो गया। अब उसके बाद में वो डेवलप करती है स्पोरोगोनियम। स्पोरोगोनियम यहाँ पे फुट, सीटा और कैप्सूल में विभेदित है, एक चीज़। दूसरी चीज़, ये फीमेल आर्चिगोनिया के अंदर ही डेवलप हो रहा है, और पूरी तरीके से फीमेल थैलस या फीमेल आर्चिगोनियोफोर जो है उसी के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट अवस्था में पाया जाता है। स्पोरोगोनियम के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यूज डेवलप होते हैं, जिनके अंदर दो टाइप की सेल्स हैं, जो बड़ी इलोंगेटेड और पतली कोशिकाएं हैं, उनमें केंद्रक विभाजित नहीं हो रहा है, वो कोशिकाएं कहलाती हैं इलेटर मदर सेल्स। ये फर्टाइल नहीं होती हैं, मतलब स्ट्राइल होती है, बंद, और ये इलेटर्स बनाती हैं। इलेटर्स पतली संरचनाएं हैं, ठीक है, इनके ऊपर डिपोजिशन सर्पिलाकार क्रम में पाया जा रहा है। ये एक तरीके से तन्यता के रूप में, या अगर हम बात करें तो जल अवशोषण के रूप में प्रयुक्त होती हैं। मुख्य रूप से स्पोर्स के डिस्पर्सल जो क्या बोलते हैं, प्रकीर्णन में सहायक होती हैं। दूसरी सेल्स यहाँ पे हैं स्पोर मदर सेल्स, जो कि फर्टाइल होती हैं, ये मियोसिस डिवीजन शो करती हैं, और आफ्टर मियोसिस ये बनाती है स्पोर टेट्राड। स्पोर टेट्राड के बीच की कैलोज लेयर्स के टूटने से वहाँ पे एक टिकनों का स्पोर्स जो है वो देखने को मिलता है। स्पोर्स की संरचना की अगर अपन बात करें तो ये इस तरीके की संरचना होती है टेट्राड में, ठीक है। और एक स्पोर की बात करें तो ये एक स्पोर की जो संरचना है ये लगभग 2 या कभी कभी 3 आवरणों से इकट्ठा रहता है। ऊपर वाला आवरण जो है वो अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग, जैसे पॉलीमॉर्फा के अंदर थोड़ा कंटकीय होता है। दूसरी स्पीसीज की अगर अपन बात करें तो उसके अंदर जो है ये थोड़ा सा, जैसे आर्ब्यूकेंस की बात करें तो वो थोड़ा स्मूथ है, चिकना है। तो ये अलग अलग स्मूथ मखमली टाइप की संरचना, इस तरीके की संरचनाएं जो है ये यहाँ पे परिलक्षित करते हैं। That is known as axine, बाहिर चोल, and that is intine, अंतः भित्ति या अंतः चोल, ठीक है। और ये इसके अंदर एक मेल केंद्रक, एक क्या बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट एंड रिजर्व फूड मटेरियल जो है इनके अंदर पाए जाते हैं। ये विषम परिस्थितियां झेलने के लिए एक तरीके से सक्षम होते हैं। अनुकूल परिस्थिति होने पर ये जर्मिनेट होकर नया संतति थैलस जो है डेवलप करते हैं। अब ये एक चीज़ हम ये कह सकते हैं कि जो स्पोर्स हैं वो यहाँ पे प्लस एंड माइनस 2 कैटेगरीज में, 2 प्लस के और 2 माइनस जो है कैटेगरीज के हो सकते हैं, और उसी प्रकार के थैलस को डेवलप करते हैं। दैट इज द होल डायग्राम ऑफ मार्केंसिया पॉलीमॉर्फा हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है। तो आज
इस क्लास में मार्केंशिया हम पूर्ण रूप से कंप्लीट करते हैं। इसी के साथ हमारी यूनिट 3 जो है वो भी क्या होती है, कंप्लीट हो जाती है। अब हम नेक्स्ट क्लास जो है उसमें यहाँ पे पढ़ेंगे सेकंड क्लास जिसको हमने बांटा, दैट इज एंथोसेरोटॉप्सिडा, ठीक है। और एंथोसेरोटॉप्सिडा जो है वो एक सबसे छोटा ब्रायोफाइट्स में सबसे छोटी क्लास है। उसमें एक ही ऑर्डर जो है एंथोसेरोटेल्स में हम वहाँ पे बात करेंगे। उसकी 2 ही फैमिलीज़ हैं, तो बहुत सबसे छोटा है और उसके लक्षण जो है वो इससे काफ़ी कुछ भिन्न है। पहले उसको सेम में रखा था, अब उसको क्या कर रखा है, भिन्न क्लास के अंदर उसके कुछ असामान्य जो करेक्टर्स हैं जिनके कारण उसको भिन्न क्लास के अंदर परिलक्षित किया हुआ है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक्स।